आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 9 में इंग्लिश के लिए एक सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे टर्म 1 एग्जाम के लिए। तो सारी सेक्शंस तो आपको ऑलरेडी मालूम है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए रीडिंग सेक्शन शुरू करते हैं, जिसमें से 1 से 10 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए हम लोगों का, कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज मीन बाय द वर्ड कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, अगर में लिखा है कि पैरा 1, तो इसका आंसर पैरा 1 में होगा। तो पैरा 1 को पढ़ लेते हैं कि टेल समवन that you are going to a convention of accountants and you might get a few yarns, yet money and how it works is probably one of the most interesting things on earth. It is fascinating and almost magical how money appeared on our planet. Unlike most developments we enjoy, which can be traced back to a source, civilization or inventor, money appeared in places they unconnected all over the world in a remarkably similar way. तो देखिए यहाँ पे मनी के ऊपर में बताया गया है कि मनी कैसे अर्थ पे आता है, और इसमें भी बताया गया है कि जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनके जो कन्वेंशंस होते हैं उनको अगर सुनेंगे तो आपको उबासी आ जाएगा। तो बेसिकली इसी के ऊपर है। तो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, यह है कॉन्फ्रेंस, है ना। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, कॉन्फ्रेंस। ठीक है। अब सेकेंड को देखिएगा तो यहाँ पे पैरा 2 लिखता है, तो पैरा 2 को पढ़ के समझते हैं। तो पैरा 2 बोल रहा है इसका, कंसिडर द अमेरिकन इंडियंस यूजिंग वेम्पुम वेस्ट अफ्रीकन ट्रेडिंग इन डेकोरेटिव मेटलिक ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड मेनिलास एंड द फिजियंस इकोनॉमी बेस्ड ऑन वेल्स टीथ, सम ऑफ विच आर स्टिल लीगल टेंडर, एड टू दैट सेल्स एम्बर एवरी डेकोरेटिव फीदर्स केटन इंक्लूडिंग ऑक्सन एंड फिक्स, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोन्स इंक्लूडिंग जेड एंड क्वार्ट्ज which have all been used for trade across the world and we get a taste of the variety of accepted currency। तो देखिए इसमें बताया गया है कि पुराने ज़माने में लोग अलग अलग प्रकारों से ट्रेड करते थे, पिक से, ऑक्शन से, स्टोन से। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज मीन बाय द वर्ड फैसिनेटिंग। तो फैसिनेटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, जो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करे उसको फैसिनेटिंग, जिससे हम विस्मित हो जाएँ। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, अट्रैक्टिव। ठीक है। उसके बाद फिर अगला वर्ड के लिए व्हाट इज मीन्ड बाई कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब होता है कि सुविधा, ठीक है, कंफर्ट, है ना। कन्वीनियंस और कंफर्ट सिनोनिम है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद बोलता है व्हाट इज मीन्ड बाई द वर्ड इंट्रीग्यू, है ना। तो इंट्रीग्यू का मतलब क्या होता है, ये होता है प्लाट। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्लाट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट पैरा में बोल रहा है कि देयर इज समथिंग चार्मिंग एंड चाइल्ड लाइक इमेजिनिंग प्रिमिटिव सोसाइटीज आवर एंसेस्टर्स यूजिंग ऑल दीज कलरफुल फॉर्म्स ऑफ मनी, एज लॉन्ग एज एवरी वन कंसर्न कैन एग्री ऑन अ वैल्यू, दिस इज अ सेंसिबल थिंग फॉर अ कम्युनिटी टू डू। तो इसमें बता रहा है कि ये बहुत ही प्यारा, और बच्चे लोग जैसे इमेजिन करते हैं, शुरू के जो सोसाइटीज होते थे जिसमें हमारे पूर्वज लोग रहते थे, वो लोग इन टाइप के मनी को यूज करते थे। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर ऑल द पर्सन हु हैज व्हाट यू नीड माइट नॉट नीड व्हाट यू हैव टू ट्रेड, money solves that problem neatly, real value which is exchange and everyone gaining from the convenience. The idea is really inspired, which might explain why so many diverse minds came up with it. Once the money is accepted as a form of exchange, those who produce, loan out and manipulate the quantity of money are obviously in a very strong position. They are the money changers. अब देखिए मनी क्या करता है, अगर हम लोग बाटर सिस्टम में जाएं तो मान लीजिए किसी को गाय का जरूरत नहीं, आप उसको गाय दे रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मनी ने क्या किया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि आप मनी के थ्रू किसी भी चीज़ के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं कि हिस्ट्री रिकॉर्ड्स दैट द मनी चेंजर्स हैव यूज्ड एवरी फॉर्म ऑफ एब्यूज, इंट्रीग्यू, डिसीट एंड वायलेंट मीन्स पॉसिबल टू मेंटेन देयर कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट्स बाई कंट्रोलिंग मनी एंड इट्स इन्फ्लुएंस, सेट प्रेसिडेंट जेम्स मेडिसन। तो देखिए हिस्ट्री बता रहा है कि जो मनी चेंजर्स लोग होते थे उन्होंने हर प्रकार के बेईमानी का, छल कपट का, हिंसा का सहारा लिया था ताकि वो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल कर सकें और मनी और उसके इन्फ्लुएंस के ऊपर कंट्रोल करें। ये कहना था प्रेसिडेंट जेम्स मेडिसन का। आगे मनी 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 इट्स ऑलवेज जस्ट बिन देयर राइट, रॉन्ग ऑब्वियसली, इट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट टू मेक इट ईजी फॉर अस टू एक्सचेंज थिंग्स, रॉन्ग अगेन। ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ फैसिनेटिंग एंड ऑलमोस्ट मैजिकल। तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है और ऑलमोस्ट मैजिकल है, ये है इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी का जो जन्म होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करने वाला है और जादुई है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज़ यूनिक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मनी। तो डेवलपमेंट ऑफ मनी में यूनिक क्या है कि ये उस जगह से अपियर हुआ है जहाँ पे
जो प्लेसेस अनकनेक्टेड थे और बिल्कुल ही सिमिलर टाइप से हुआ है, क्योंकि सभी देशों में जो बिल्कुल पहले अनकनेक्टेड रहते हैं उसमें मनी का जो इन्वेंशन हुआ है वो एक ही टाइप का हुआ है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इट अपियर्ड इन अनकनेक्टेड प्लेसेस इन अ सिमिलर वे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि व्हिच करेंसीज डिड द वेस्ट अफ्रीकन यूज। तो वेस्ट अफ्रीकन लोगों ने कौन सा करेंसी को यूज किया करते थे, वो है मनीलास। अभी हमने पढ़ा है पैरा में, मनीलास है वो, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि व्हाट इज स्टिल अ लीगल टेंडर इन द फिजियन इकोनॉमी। तो फिजियन इकोनॉमी में जो लीगल टेंडर आज भी है वो क्या है, वेल्स टीथ है, वेल का दांत है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज समथिंग चार्मिंग एंड चाइल्ड लाइक टू इमेजिन। कौन सा चीज़ जो है बहुत चार्मिंग है और बच्चों के कल्पना के जैसे है। ये है कि जो यूज ऑफ कलरफुल फॉर्म्स ऑफ मनी है ना। अभी हमने पढ़ा है कि जो कलरफुल फॉर्म्स ऑफ मनी है ये क्या है, बच्चों के टाइप का सोच वाला है और प्रिमिटिव सोसाइटी में यूज होने वाला है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि हु आर द मनी चेंजर्स। तो मनी चेंजर्स लोग कौन होते हैं। तो इसमें देखिए जो लोग मनी को प्रोड्यूस करते हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी को, जो लोन देते हैं मनी से। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा 10 का। सिंपल पेपर क्लास 9th इंग्लिश में अभी हम लोग क्वेश्चन 11 से 18 तक सॉल्व करेंगे, जो कि टेक्स्ट डे के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इस टाइप के टेस्ट डे को पढ़ने के साथ साथ हमको क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा पढ़ लिए और ज़्यादा टाइम ले लिए तो बाकी क्वेश्चन में हमको टाइम कम मिलेगा। टूरिस्ट टू जम्मू एंड कश्मीर हैव अनदर अट्रैक्शन, अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ऑन द डल लेक इन श्रीनगर, द फर्स्ट इन द कंट्री फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस डल लेक, क्लेम टू बी द ओनली वन सच पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, इज बिल्ट ऑन एन इंट्रिकेटली कार्व्ड मैरून हाउस बोट फास्टेंड ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ द डल लेक। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है कि टूरिस्ट जो है जम्मू कश्मीर जब जाते हैं तो एक अट्रैक्शन देखते हैं वहाँ पे फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का, जो कि डल लेक श्रीनगर में है। जो न केवल देश में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है डल लेक में, बल्कि ये दुनिया का भी एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, तैरने वाला पोस्ट ऑफिस है। और ये जो है ना डल लेक के वेस्टर्न एज में है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं पहले कि द चीफ पोस्ट मास्टर ब्लैंक रिनेम्ड नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस एज अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो हमने पढ़ा नहीं है तो आगे पढ़ते हैं इसको। दिस पोस्ट ऑफिस लेट्स यू अवेल of all the regular postal services available in the country while being afloat. The seal used on everything posted for floating post office is unique along with the date and address. It bears the design of a boatman rowing a sinkara on the Dal Lake. The special feature of this post office is that letters posted from here carry a special design which has the picturesque scenery of Dal Lake and Srinagar city. These pictures reach everywhere wherever these letters are posted to and hence promote Kashmir as a tourist destination across the world. तो देखिए इसमें पोस्ट ऑफिस के बारे में कुछ और विशेषताओं को बताया गया है कि अपने आप में अनोखा है। यहाँ का जो पोस्ट कार्ड होता है या लेटर होता है उसमें एक अलग डिज़ाइन बना रहता है, जिसमें डल लेक और श्रीनगर सिटी का डिज़ाइन रहता है, जिससे जो है टूरिज्म जो है कश्मीर में प्रमोट हो पूरी दुनिया में, इसका एक एम है। दिस इज एक्चुअली अ हेरिटेज पोस्ट ऑफिस दैट हैज एग्जिस्टेड सिंस ब्रिटिश टाइम्स. It was called Nehru Post Office before 2011, but then the Chief Postmaster John Samuel renamed it as a floating post office. तो देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हम लोग को मिल गया, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन सैमुअल है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी इसको ध्यान से पढ़ना है। देखिए यहाँ पे ना जॉन सेमी अगर हड़बड़ा गए तो गलती हो जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी होगा इसका, जॉन सैमुअल, हड़बड़ाना नहीं है। इसके आगे पढ़ते हैं, द स्पेशल फीचर, ये तो हो गया है ना। उसके बाद है कि बट देन द चीफ पोस्ट मास्टर जॉन सैमुअल रिनेम्ड इट एज अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस. द पोस्ट ऑफिस हाउस बोट has two small rooms, one serves as the office and the other a small museum that traces the philatelic history of the state postal department. It has a shop that sells postage stamps and other products. तो देखिए इसमें दो रूम हैं, जिसमें से एक म्यूजियम के रूप में काम करता है और एक स्टेट पोस्टल डिपार्टमेंट की हिस्ट्री को बताता है, और एक दूसरा जो एक शॉप है जिसमें पोस्टेज स्टाम्प अदर प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। But for the locals, floating post office is more than an object of fascination. 1-2 crore is deposited per month in floating post office by communities living in and around the Dal Lake. लेकिन लोकल के लिए काफ़ी यूजफुल चीज़ है, उनके लिए कोई फैसिनेटिंग चीज़ नहीं है, और इसमें वो 1 से 2 करोड़ रुपए हर मंथ जमा होते हैं लोकल कम्युनिटी के द्वारा। द लेक हैज सेवरल आइलेट्स दैट आर होम टू मोर देन 50,000 पीपल। और जो लेक है ना उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, करीबन 50,000 लोग रहते हैं। The greatest fear is the recurrence of 2014 like floods in which the houseboat has gone for a toss uncontrollably pushed by the flood. जो सबसे ज़्यादा डर है वो बाढ़ का है कि जब 2014 में एक बार बाढ़ आया था तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था। रेस्क्यू टीम्स हैड टू एंकर इट यूजिंग द स्पेशल मैकेनिज्म इन अ नियर बाई हाईलैंड। तो रेस्क्यू टीम को इसको काफ़ी ज़्यादा एंकर करना पड़ा था, पकड़ना पड़ा था नियर बाई हाईलैंड में,
then it was brought back on the dull after the water receded. The biggest boon is that at no time of the year do you need a fan in this post office. तो सबसे बड़ा मज़ेदार बात क्या है कि साल के किसी भी समय में यहाँ पे आपको कोई पंखा का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन 12 बोल रहा है कि इन पैरा 1 द सिनोनिम आप वर्ड अट्रैक्शन इज। तो अट्रैक्शन का सिनोनिम क्या होता है? होता है ब्यूटी। अट्रैक्शन माने खूबसूरती होता है और ब्यूटी माने भी खूबसूरती होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 13 देखते हैं। इन पैरा 4 द सिनोनिम ऑफ वर्ड फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग का मतलब क्या होगा? अफ्लोट, है ना, जो तैर रहा हो। फ्लोटिंग मान भी तैरना होता है, अफ्लोट मान भी तैरना होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 14 देखते हैं। पैरा 2 द इंटोनिम ऑफ द वर्ड यूनिक। तो यूनिक माने होता है अपने आप में अनोखा और उसका इंटोनिम होता है ऑर्डिनरी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द लेक हैज़ सेवरल आइलेट्स दैट आर होम ऑफ मोर देन 50,000 पीपल। अभी हमने पढ़ा इसमें 50,000 पीपल लोग रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है। ब्लैंक पोस्ट ऑफिस नोन एज ए फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बिफोर 2011। तो यह है नेहरू पार्क। नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस नाम था पहले, बाद में इसको फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बोला गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन श्रीनगर। ये डल लेक में है, हमने अभी पढ़ा है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑन डल लेक। क्वेश्चन नंबर 18 है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट द सील यूज्ड इन द पोस्ट ऑफिस। तो जो सील यूज किया जाता है पोस्ट ऑफिस में, उसमें डिजाइन रहता है बोटमैन का, जो एक शिकारा चलाते रहता है डल लेक पे। तो डिजाइन आप अ बोटमैन डूइंग अ शिकारा ऑन द डल लेक। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल पेपर क्लास 9 इंग्लिश को सॉल्व करते हुए राइटिंग सेक्शन पे आ चुके हैं, जिसमें से क्वेश्चन 19 से 24 आपको सॉल्व करना है, जो राइटिंग के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि वो राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी बिगिनिंग विद द लाइन गिवन बिलो। आप एक शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं जिसके लाइन कुछ इस प्रकार से हैं। 2 फ्रेंड्स वे आर पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, सडनली दे हर्ड सम एनिमल्स स्क्रीमिंग। तो दो दोस्त जो हैं एक घने जंगल से जा रहे थे, अचानक से वो किसी एनिमल की स्क्रीमिंग को सुनते हैं। तो क्वेश्चन 19 है कि टेकिंग अ सेंस ऑफ द ओपनिंग लाइन क्लासीफाई द टाइप ऑफ स्टोरी वुड बी इट वुड प्रोबेबली नॉट डेवलप इनटू। ठीक है ना। तो ये जो स्टोरी हमने भी पढ़ा है शुरुआती लाइन में, तो इससे क्या पता चल रहा है कि किस स्टोरी के फॉर्म में ये डेवलप नहीं होगा। नॉट बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये हो जाएगा ट्रेवल लॉग। ये ट्रेवल लॉग के रूप में डेवलप नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉमेडी हो सकता है, हॉरर और थ्रिलर हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो 20 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट करेक्टराइज योर स्टोरी। कि आपकी स्टोरी में क्या चीज़ करेक्टराइज नहीं होगा बोलता है ना। तो इसमें डिग्रेशन जो है ना, ये करेक्टराइज नहीं होगा, बाकी प्लॉट, करेक्टर और सेटिंग सब हो जाएगा। डिग्रेशन होगा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्हाट मेक्स अ शॉर्ट स्टोरी इंटरेस्टिंग। तो शॉर्ट स्टोरी को इंटरेस्टिंग क्या चीज़ बनाता है? तो बीच बीच में जो प्लॉट या जो कहानी रहता है ना, उसमें ट्विस्ट होते रहता है, वो उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ट्विस्ट इन द प्लॉट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स देयर स्टेट ऑफ माइंड। क्या चीज़ इनकी स्टेट ऑफ माइंड को बता रहा है। ठीक है। तो ये इस चीज़ को दिखाना चाहते थे कि बच्चे लोग जैसे जानवरों का आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी देखिएगा, व्हेन दे फाइंड दैट दे वर बी फ्लूडेड बाई सम चिल्ड्रन हु इमिटेटेड द एनिमल साउंड। कि वो ये बताएंगे कि कोई बच्चा जो है एनिमल साउंड कर रहा है, जिसके कारण वो लोग मूर्ख बन रहे थे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ एक्शन इन ए स्टोरी। तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, जिससे एक्शन इन ए स्टोरी का जो है ना ऑर्डर आ जाए। कि आफ्टर सेवरल क्राइसिस अ क्लाइमैक्स इज रेज्ड, देन कम्स द ब्लैंक एंड द ब्लैंक ऑफ द एंड। ठीक है। तो जब एक कोई क्लाइमैक्स रीच्ड होता है बहुत सारे क्राइसिस के बाद, तो क्या आता है उसके बाद? टर्निंग पॉइंट आता है, और टर्निंग पॉइंट के बाद है ना और एंड का बिगिनिंग शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्निंग पॉइंट और बिगिनिंग। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि द वेदर कंडीशंस ब्लैंक थ्रू आउट द डे एंड नाउ द ग्राउंड ऑफिसर्स आर कॉन्फिडेंट दैट द चैंपियनशिप गेम ब्लैंक अहेड। तो देखिए वेदर कंडीशन जो था दिन भर इम्प्रूव हो रहा था, है ना। तो हैव बीन इम्प्रूविंग हो जाएगा, ये टेंस से है। और उसके बाद जो है ना द चैंपियनशिप गेम विल गो अहेड, ये फ्यूचर में होने वाला है चैंपियनशिप गेम जो है ना, आगे जाके अच्छे से हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा हैव बीन इम्प्रूविंग और विल गो। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं कि टाइम ब्लैंक ओवर वी ब्लैंक 50 एप्लीकेशंस इन ऑल। ठीक है। तो टाइम इज ओवर, टाइम जो है ख़त्म हो चुका है। उसके बाद वी हैव रिसीव्ड हो जाएगा परफेक्ट में। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टाइम इज ओवर वी हैव रिसीव्ड 50 एप्लीकेशंस इन ऑल। तो क्वेश्चन 27 देखिए क्या बोलता है। वन ऑफ द फ्लावर्स ब्लैंक विल्टेड। तो वन ऑफ द फ्लावर्स देखिए सिंगुलर है एक्चुअल में, कि फूलों में से एक बोलता है, एक के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे वेयर आर और हैव नहीं होगा, क्योंकि प्लुरल फॉर्म यूज होता है, इसमें हैज हो जाएगा।
तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि वन ऑफ द फ्लावर्स हैज विल्टेड। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली यू बिलोंग टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो इसमें यू नीड टू वर्क हार्ड हो जाएगा कि अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना है तो आपको मेहनत कठोर करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नीड यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि आल्दो सी थॉट सी न्यू ब्लैंक ऑफ द सब्जेक्ट द टीचर आस्क्ड अ फ्यू डिटेल्स सी हार्डली रिमेंबर्ड। ठीक है, तो उसको ये लग रहा था कि वो जो है ना बहुत जानती है, अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पे तो मच यूज हो जाएगा। तो आल्दो सी थॉट सी न्यू मच ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब जब टीचर उसको पूछते हैं तो उसको बहुत कुछ याद नहीं हो आ रहा था। ठीक है, ऐसा हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो उसने कहा था, देखिए यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना वो पास्ट इंडिफिनिट में है, तो ये तो चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लेमेशन वाला, आश्चर्यजनक वाला सेंटेंस है। ठीक है, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन में हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। सिंपल पेपर इंग्लिश में हम लोग लिटरेचर पार्ट पे आ चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन 31 से 35 जो है ना टेस्ट के ऊपर बेस्ड है, जो आपके सब्जेक्ट से लिया गया है, आपके बुक से लिया गया है। तो इसको पढ़ते हैं। एल्विन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैज बीन ग्रेजुअल। जो एल्विन ग्लेनी थी उसका जो लॉस ऑफ हियरिंग था वो धीरे धीरे हो रहा था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो उसकी माँ याद करती थी कि कुछ चीज़ तो गलत है। जब एवेलिन जो 8 साल की थी तो पियानो को खेलने के लिए या चलाने के लिए या बजाने के लिए वेट किया करती थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडंट मूव। और जब उसका नाम लिया करते थे तो मूव नहीं करती थी। आई सडनली रियलाइज्ड सी हैडेंट हर्ड। तो अब लोगों को पता चलता था कि वो सुन नहीं पा रही है। सेस इसाबेल ग्लेनी फॉर क्वाइट वाइल एवेलिन मैनेज्ड टू काउंसिल हर ग्रोइंग डिफनेस फ्राम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। काफ़ी समय तक जो एवेलिन थी ना उसने मैनेज कर लिया था अपने बहरेपन को, अपने डिफनेस को अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ। बट बाई द टाइम सी वाज 11, जब वो 11 साल की थी, हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर अ स्पेशलिस्ट। तो जब वो 11 साल की थी तो उसका जो मार्क्स था काफ़ी कम आया था, और जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने उसके पेरेंट को अर्ज किया कि उसको एक स्पेशलिस्ट से दिखाएं। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सियोरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब उनको पता चलता है कि उसका जो हियरिंग है वो डैमेज हो चुका है, क्योंकि एक ग्रेजुअल नर्व जो था ना वो धीरे धीरे करके डैमेज हो गया था। दे वर एडवाइज दैट सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। उन्होंने एडवाइस किया कि इसको एक हियरिंग एड लगा दिया जाए एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीप, और इसको एक डीप वाले स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेस एवेलिन। तभी सब चीज़ जो ना अंधकार में लग रहा था, ऐसा एवेलिन ने बोला। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वाई डिड एवेलिन हेड मिस्ट्रेस एडवाइस हर पेरेंट्स टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। कि एवेलिन के हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट को क्यों एडवाइस किया कि वो एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि क्या हो रहा था कि उसको हियरिंग प्रॉब्लम था, बिकॉज ऑफ हर हियरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी कोई तो प्रॉब्लम था नहीं उसको आई वगैरह का या वॉइस का। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वाज ब्लैंक टू प्ले द पियानो। ठीक है, तो ये जो एवेलिन थी ना वो वेटिंग कर रही थी पियानो बजाने के लिए। एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 33 है। हाउ ओल्ड वाज सी व्हेन इट वाज फाउंड दैट सी वाज डीप। कि वो कितने साल की थी जब ये पता चला कि वो जो है डीप है, तो वो 8 ईयर की थी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 8। क्वेश्चन 34 है। व्हेन वाज हर डिफनेस कन्फर्म्ड। उसका डिफनेस कब कन्फर्म्ड हुआ, जब स्पेशलिस्ट के पास गई, तो 11 ईयर में कन्फर्म्ड होता है, वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रेज इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज टू हाइड। तो छुपाने वाले के लिए कौन सा इसमें कोई वर्ड यूज हुआ है, तो है कॉन्साइल, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 से 40 जो है ना ये भी टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है। इसको पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कि हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चोज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। बट अल्बर्ट Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old.
and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. तो इसमें देखिए आइंस्टीन के बचपने के बारे में बताया गया कि जब वो 15 महीने के थे तब उनका फैमिली जो है शिफ्ट हो जाता है म्यूनिक में, और जब वो 15 साल के रहते थे तब वो स्कूल को छोड़ देते हैं ताकि वो कुछ और कर सकें, है ना। हमेशा उनका टीचर के साथ क्लेश हुआ करते रहता था, क्योंकि जो स्कूल का रेजिमेंटेशन है, एक रेजिमेंट स्टाइल का जो करिकुलम या सिस्टम है, उनको पसंद नहीं आता था। साथ ही साथ वो 6 ईयर के एज से ही वायलिन बजा लिया करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं कि व्हाट डिड द स्कूल हेडमास्टर से अबाउट आइंस्टीन, कि स्कूल के हेडमास्टर ने आइंस्टीन के बारे में क्या बोला। फर्स्ट, ही वुड बी अ जीनियस, तो ऐसा तो उसने नहीं बोला था। सेकंड, ही इज ग्रेट, ऐसा भी नहीं बोला था। थर्ड जो है, ही कैन बी अ सक्सेस एट एनीथिंग, तो यही बोला था। तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन थर्ड किस में है, ए में है, तो 36 का ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। तो व्हेन डिड आइंस्टीन बिगेन टू लर्न प्लेइंग द वायलिन, तो आइंस्टीन ने वायलिन बजाना कब सीखा था। तो हमको मालूम है कि आइंस्टीन ने वायलिन बजाना एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में सीखा था। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। तो 38 बोल रहा है कि वेयर डिड आइंस्टीन स्कोर गुड मार्क्स इन द ऑल सब्जेक्ट, आइंस्टीन ने अच्छा मार्क्स सभी सब्जेक्ट में कहाँ स्कोर किया था। तो फर्स्ट बोलता है एट म्यूनिक इन अ स्कूल, फिर बोलता है एट जर्मन इन अ टेस्ट नन, तो ये म्यूनिक स्कूल में किया था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 38 का, क्योंकि 38 के सी में ही ऑप्शन फर्स्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हाउ लॉन्ग डिड ही मेंटेन हिज स्किल्स एज अ वायलिनिस्ट, तो ये थ्रू आउट हिज लाइफ है कि एक वायलिनिस्ट के रूप में अपने स्किल को उन्होंने लाइफ टाइम तक मेंटेन किया था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स हैविंग ग्रेट नेचुरल एबिलिटी, तो हैविंग ग्रेट नेचुरल एबिलिटी का जो वर्ड है वो है गिफ्टेड, है ना, जो जन्मदात गिफ्ट से मिला हो। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 to 45 जो है ना, वो आपके पोएम के ऊपर बेस्ड है। तो इसको पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन को हम लोग फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग नो हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, ठीक है। तो ये देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोयम है ना, द रोड नॉट टेकन से लिया गया है। तो इसमें बोलता है कि सुबह का समय था और दोनों रास्तों पे जो है ना पूरे पत्ते बिछे हुए थे और कोई भी स्टेप जो है ना उसमें नहीं लिया गया था। तो एक को छोड़ते हैं दूसरे दिन के लिए, लेकिन उनको मालूम रहता है कि ऐसा हो सकता है कि वो कभी भी वापस ना आ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है इसमें कि वाई डिड द पोएट लीव द फर्स्ट रोड, तो फर्स्ट रोड को पोएट क्यों छोड़ देना चाहते हैं, ताकि वो दूसरे दिन उसमें यात्रा कर सकें। टू ट्रेवल ऑन इट ऑन सम अदर डे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है हाउ डिड बोथ द रोड्स लाई, दोनों रोड कैसे थे, तो दोनों लोग उस समय सेपरेटली टॉर्डन थे, ठीक है ना, सेपरेटली टॉर्डन। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि हु डज बोथ रिफर टू, तो बोथ का मतलब यहाँ पे क्या है, तो बोथ का मतलब है यहाँ पे द टू रोड्स, दो सड़कों को यहाँ पे बोथ बोला जा रहा है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, द टू रोड्स। क्वेश्चन नंबर 44 है कि व्हाट डाउट डिड द पोएट सफ़र फ्राम, तो डाउट क्या है कि वो वापस नहीं आ पाएंगे। इफ़ यू एवर बी एबल टू कम बैक टू द फर्स्ट रोड, ठीक है ना, तो पहले रोड पे इतना समय गुजर जाएगा कि वापस नहीं आ पाएंगे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है कि हु रोड द पोएम, तो इस पोएम को लिखने वाले रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, अभी मैंने बताया अमेरिकन पोएट हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 से 46 से 50 जो है ना वो भी एक टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है। तो इसको पढ़ के इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस टेक्स्ट है कि विल यू एवर राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुमने कभी कोई घोड़ा को चढ़ा है। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, वो बहुत ही प्यार से पूछता है जब वो रिंग के पास पहुंचा। द चाइल्ड थ्रोट टोर इन 1000 shrill sobs एंड ही ओनली साउटेड आई वांट माई मदर आई वांट माई फादर, तब जो बच्चे का गला है ना वो बहुत ज़्यादा हिलता है और वो चिल्लाता है कि मैं अपने माता को चाहता हूँ, अपने पापा को चाहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 46 है इसमें कि व्हाट डिड द मैन ऑफर द चाइल्ड, कि आदमी ने चाइल्ड को क्या ऑफ़र किया। उसने जो ऑफ़र किया वो क्या था, ही वॉज क्राइंग, है ना, कि वो रो रहा था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो ऑफ़र किया उसके कारण बच्चा जो है रो रहा था। क्वेश्चन नंबर 47 है कि व्हिच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज अ क्राई नॉइजली, कि जो रोने का जो सिनोनिम वर्ड है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये हो जाता है सॉप्स, SOBS, जो सिरोना का सिनोनिम होता है सॉप्स।
क्वेश्चन नंबर 48 है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड का रिएक्शन क्या था कि वो रो रहा था, ही वाज क्राइंग, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ही वाज क्राइंग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है इसमें कि हु इज ही इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। इसमें ही कौन है, तो इसमें ही जो है ना हॉर्स राइडर है, घोड़ा चलाने वाला है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, तो 50 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज इन व्हाट मैनर डिड ही आस्क द चाइल्ड। वो किस मैनर के साथ चाइल्ड से बात करता है, तो बहुत ही जेंटल मैनर के साथ बात करता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जेंटली। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, द फैन दे हैड से लिया गया है, व्हाट इज अ टेली बुक। तो टेली बुक क्या होता है कि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बुक भी होता है, ई बुक भी होता है, बुक स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर भी होता है। ठीक है, तो इसमें 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है कि द फादर हु लिव्ड नेक्स्ट डोर टू केजियास वुड। जो पापा नेक्स्ट डोर केजिया के घर से रहता था, वो क्या करता था, वो प्ले और लाफ, हंसता और खेलता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्ले एंड लाफ। क्वेश्चन नंबर 53 है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम से फादर। तो अब्दुल कलाम के पापा का नाम जलालुद्दीन था, जैनुलाब्दीन है ना, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि हुम डज द पोएट मेक अ रिक्वेस्ट टू एंड एड्रेस। विंड चैप्टर से है ये, तो ये विंड को एड्रेस करते थे, है ना, पोएट जो है विंड में, तो ऑप्शन ए है, विंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है द पोयम विंड वाज ओरिजिनली रिटन इन व्हिच लैंग्वेज। तो विंड जो पोयम है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो ये तमिल में लिखा गया था, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तमिल। अब क्वेश्चन नंबर 56 से देखते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स द डिड वुमन ट्राई टू मेक द स्मॉलेस्ट केक फॉर सेंट पीटर। सेंट पीटर के लिए जो महिला रहती है वो कितनी बार छोटा केक बनाना चाहती है। ठीक है, तो 3 बार बनाना चाहती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 3 टाइम्स। उसके बाद हु वाज टोटो। तो टोटो क्या था, टोटो एक मंकी था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टोटो वाज अ मंकी। क्वेश्चन नंबर 58 है कि हु लेफ्ट द सिटी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो सिटी को छोड़ के कौन जाता है, गुरु जाता है, हमने पढ़ा है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुरु। क्वेश्चन 59 है कि द इल सन ऑफ द वुमेन वाज आस्किंग फॉर ब्लैंक फ्रॉम हिज मदर। जो बीमार बच्चा रहता है अपनी माता से क्या बोलते रहता है, तो ये बोलते रहता है ऑरेंज, है ना, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि व्हाट डिड द लिटिल सेलो एक्ट एज। हैप्पी प्रिंस से है कि लिटिल सेलो एक्ट जो है ना वो क्या होता है, तो ये होता है प्रिंस का मैसेंजर होता है, इज़ द प्रिंस मैसेंजर, है ना, क्योंकि वो हमेशा देते रहता है वेल्थ सिफियर्स, रबी और गोल्ड लिप्स को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एट द प्रिंस मैसेंजर।